हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझी में है समंदर मेरा। मनुष्य का जो भाग्य है वो अपने आप से उलझना है। और जैसा कि हम नैतिकता और नीतिशास्त्र का जो विषय है हमारा, उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं आज। इसी संदर्भ में मैंने ये पंक्तियां कही, क्योंकि जो नीति शास्त्र है वो नीति शास्त्र हमारे अंदर विद्यमान जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन्हीं से रिलेटेड है। कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जिनमें हमें किसी एक का चयन करना होता है और दूसरे को छोड़ना होता है, वो जो सिचुएशन है, वो जो परिस्थिति है जिसमें हम किन्हीं नैतिक मूल्यों या आदर्शों के आधार पर डिसीजन लेते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट या वो द्वंद्व ही क्या कहलाता है? नैतिक द्वंद्व कहलाता है। और ये हर आदमी में, उसके दिमाग में चल रहा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझी में है समंदर मेरा। समंदर मुझ में ही है, मेरे दिमाग में ही है। और जितने भी पैरामीटर्स हैं नीति शास्त्र के, नैतिकता के, मानक हैं, आदर्श हैं, वो सब कहीं ना कहीं परंपरा से हमने सीखे हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टोर है। हम आज नीति शास्त्र विषय का प्रारंभ करते हैं। जो प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए भी हम आगे चलेंगे। और ये सब जो मैं पढ़ाऊंगा वो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, उनके सबके काम आएगी। सबसे पहले जो हम शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे आपके सिलेबस को मैंने देखा था, उस सिलेबस में जो शुरुआती बिंदु है वो बिंदु ही एथिक्स है और ह्यूमन वैल्यूज़ है। एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज़, और उसके बाद जो टीचिंग्स फ्रॉम लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिफॉर्मर्स, उनसे क्या सीखने को मिलता है, क्या उनके उपदेश है, प्रकार की है। और किस प्रकार से हमारे अंदर एक वैल्यू सिस्टम जो बनता है, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, उसमें परिवार की, समाज की और हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं और शिक्षा की जो व्यवस्था है और शिक्षा का स्वरूप है, उसका क्या रोल है। ये आप लोगों का पहला टॉपिक है। और ये टॉपिक यूपीएससी में भी है, यूपीपीएससी में भी है, आरपीएससी में भी है और अदर पीएससीज में भी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे नीति शास्त्र से। सामान्यतया लोग नैतिकता और नीति शास्त्र को इक्वेट करके देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नैतिकता का उद्गम कब हुआ, इस पर सबसे पहले हम विचार करेंगे। क्योंकि जब नैतिकता का उद्गम हुआ, उसके बाद ही जो शास्त्र के रूप में एक डेवलप हुआ नीति शास्त्र, वो बहुत बाद में डेवलप हुआ। नैतिकता का उद्गम बहुत पहले की बात है। थोड़ा विचार करें कि पहली बार मॉरलिटी का या नैतिकता का उद्गम कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। जब मनुष्य ने समूह में या ग्रुप में रहना शुरू किया। क्यों रहना शुरू किया? जब मनुष्य लाखों वर्ष पूर्व हंटर और गैदरस थे और जंगलों में रहा करते थे, अपनी आजीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए वो भटकते थे जंगलों में और विभिन्न प्रकार के जैसे कंदमूल फल खाया करते थे, या
शिकार किया करते थे। तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे ग्रुप में रहना शुरू किया, समूह में रहना शुरू किया, एक झुंड में रहना शुरू किया। जब समूह में रहना शुरू किया होगा तो कहीं ना कहीं समूह में बहुत सारे लोग होंगे, सबके अपने निहित आवश्यकताएं थी, स्वार्थ थे, तो कहीं ना कहीं कोई टकराव पैदा हुआ स्वहित में। या आवश्यकताओं में। इनमें टकराव की स्थिति पैदा हुई। कुछ लोग, जैसा कि आज भी हम देखते हैं, बहुत सारे ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में ले लें, या हम किसी समाज में ले लें, या पड़ोस में ले लें, या किसी और संगठन में ले लें, बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि ये ज़्यादा स्वार्थी है, ये अपना ध्यान रखता है, केवल दूसरे का ध्यान नहीं रखता है। ऐसी स्थिति उस समय भी रही होगी जब वो कुछ शिकार करके लाए या जंगल से कुछ खाने के लिए तोड़ के लाए, तो आपस में कुछ झगड़ा या फसाद हुआ। कोई एक व्यक्ति जो इस बात को समझता था, बीच बचाव के लिए आया होगा। उसके दिमाग में पहली बार कोई एक विचार उदित हुआ कि इस स्थिति से निपटने के लिए हमें कुछ नियम बनाने चाहिए, दूसरे का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसका भी अपना एक जीवन है, उसको भी खाना मिलना चाहिए, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, ये उसकी भी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनी और किसी व्यक्ति ने पहली बार जब सही और गलत के बारे में सोचा कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, तो उन्होंने कोई नियम बनाया होगा। पहली बार एक नियम बना होगा साथ रहने का, समूह में रहने का, जो कि सही और गलत को, उचित अनुचित को दर्शाता था। जैसे ही ये नियम सही और गलत से रिलेटेड हुआ, ये नियम क्या बन गया? एक नैतिक नियम बन गया। कैसे पहली बार एक नियम बन गया? वहां से नैतिकता का उद्गम प्रारंभ, जब इस प्रकार के कबीलों के समूह के में साथ रहने के कुछ नियम बने। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद ये जो नियम बनाए गए, ये धीरे धीरे ये नियम क्या होते रहे? बढ़ते रहे, और नियम बनते रहे, अनेक नियम बन गए, बहुत सारे नियम बने। जब ये नियम बने तो इन नियमों को जब उन लोगों ने अपने आने वाली पीढ़ी को बताया, या आने वाली पीढ़ी जो उनके वंशज थे, उनके साथ रहते थे, तो उनके साथ वो देखा करते थे कि इस सिचुएशन में हमें ऐसे व्यवहार करना है, इस प्रकार का व्यवहार करना है, इसका भी ध्यान रखना है, दूसरे का भी। तो उनके किस रूप में ये आ गया? प्रथा के रूप में, प्रचलन के रूप में, या एक परिपाटी बन गई। एक प्रथा बन गई, प्रचलन हो गया, एक परिपाटी बन गई, एक आदत बन गई। आज भी हम बहुत सारी ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं जो हमें हमारे अंदर प्रथा से आई, परंपरा से आई, एक कस्टम बन गई। जैसे आज भी हम हिंदू फैमिलीज में क्या करते हैं? पहली रोटी हम गाय को देते हैं, कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं, चींटियों को भी दाना डालते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस को हम फॉलो करते हैं। ये जो प्रथा या प्रचलन है,
इन्हीं में जैसे दूसरे का ध्यान रखना, अतिथि आया तो उसका सत्कार करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये सारे नैतिक प्रथाएं, आदत, प्रचलन, परिपाटी में आ गए। ये जो प्रथा है, इन्हीं प्रथाओं को जब उन्होंने अपने वंशजों को सौंपा, सॉरी, जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में सौंपी गई, तो इसी प्रथा को, इन्हीं प्रथाओं को क्या कहा गया? परंपरा कहा गया, ट्रेडिशन। वो क्या बन गई? ट्रेडिशन में आ गई। हम आज भी कहते हैं कि ये हमारे दादाजी ऐसा माना करते थे इसलिए हम ऐसा करते हैं, हमारे पिताजी ऐसे माना करते थे इसलिए हम ऐसा करते हैं। हम उस कुल देवी के जाते हैं या उस कुल देवता के जाते हैं, फिर हम अपने बाल कटवाते हैं, ये करते हैं। ये प्रथा, वो कहाँ से आई? परंपरा से। तो प्रथा में और परंपरा में क्या फर्क हुआ कि व्यवहार करने का एक विशेष तरीका, नैतिक व्यवहार करने का एक विशेष तरीका, या धार्मिक व्यवहार या सामाजिक व्यवहार, किसी प्रकार का अन्य प्रकार का व्यवहार, वो क्या हुआ? प्रथा। प्रथा नैतिक या किसी अन्य प्रकार के व्यवहार करने का एक तरीका है। जब उस तरीके को हमने अपने वंशजों को सौंपा, तो वो क्या बन गई? परंपरा, ट्रेडिशन में आ गई। उन्होंने इसको क्यों माना? उन्होंने इसको इसलिए माना कि उनमें क्या था? इसके प्रति बिलीफ था। उन्होंने विश्वास किया हम पर कि हमारे पूर्वज यदि कुछ कर रहे थे तो वो सही कर रहे होंगे, इसलिए वो परंपराएं हम भी आज भी मानते आ रहे हैं। बहुत सारी परंपराएं, और बहुत सारी परंपराएं आज भी ऐसी हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से आज हमें संगत नहीं लगती, और ना ही उसके पीछे की कोई वैज्ञानिकता हमें किसी ने बताई, पर हम उसको मानते जा रहे हैं। जैसे सर्दियों के दिनों में जब कार्तिक मास आता है, तो सर्दी शुरू होती है, तो तुलसी का पौधा सब घर में होता था। उस तुलसी के पौधे को हम क्या करते थे? रुई उड़ाते थे, उस पर दीपक जलाते थे, एक धार्मिक उसका जामा दे दिया। जबकि उसके पीछे जो मूल वैज्ञानिक चीज थी, वो थी कि जब सर्दी शुरू होती है तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होते हैं घर में। उस समय क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी विकसित नहीं थी, आयुर्वेद से या जड़ी बूटियों से लोग काम चलाया करते थे, तो तुलसी एक ऐसा पौधा था जो घर में सबके रहता, और जिस समय उसकी सबसे ज्यादा नीड थी उस समय उसके पत्ते झड़ा करते थे। तो हमने क्या प्रथा बना दी कि भाई तुलसी के पौधे को कार्तिक मास में ऐसे ऐसे महीने भर तक उसकी पूजा करो, और उसका, ताकि कोई बीमार पड़े तो तुलसी के पत्ते और कुछ मिला के और दूसरी जड़ी बूटियां हम उसका काढ़ा बना के पी लें। यही इलाज था। ये हमें किसने सौंपा? परंपरा से हमारे पूर्वजों ने हमें सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया। तो परंपरा वो होती है जब हम किसी प्रथा को अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं, और आने वाली पीढ़ी उस प्रथा पर, उस प्रचलन पर, उस परिपाटी पर क्या करती है? विश्वास करती है, एक धारणा बनाती है। तो ट्रेडिशन का आधार क्या होता है? विश्वास और धारणा होती है किसी विशेष प्रकार के कर्म करने के तरीके पर। क्लियर यहां तक? जब ये ट्रेडिशन या कोई प्रथा जो है, कस्टम,
इलॉजिकल हो जाती है या अनसाइंटिफिक हो जाती है। आज इतना विकास हो चुका है, वैज्ञानिक विकास हो गया है, जिन चीजों का हमें वैज्ञानिक कारण पता नहीं था वो आज हमें वैज्ञानिक कारण पता लग चुके हैं। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब हुआ करते थे तो आदिवासी परंपरा में या कबीले की परंपरा में एक प्रथा थी कि उनकी ये विश्वास था कि किसी शैतान ने या किसी दुरात्मा ने इस सूर्य को निगल लिया है, ढक लिया है। तो वो जोर जोर से चिल्लाते थे और ढोल बजाते थे। ये कार्य तब तक होता रहा जब तक कि विज्ञान द्वारा ये प्रूव नहीं कर दिया गया कि भाई सूर्य ग्रहण का असली कारण ये है। तब तक ये चलता रहा। इवन हम पृथ्वी को भी गोल के बजाय क्या मानते रहे, चपटी मानते रहे। पर जैसे ही हमें उसका विज्ञान का पता लगा, हमारी बुद्धि ने उसको तर्क संगत लॉजिकल मानना। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसके पीछे की, उस प्रथा के पीछे का विज्ञान नहीं पता है, पर वो मानते हैं। पर हो सकता है कि उसके पीछे का वास्तव में कोई वैज्ञानिक कारण हो या ना हो। जैसे एक प्रथा थी सती प्रथा। सती प्रथा जब हमें समझ में आया कि यह प्रथा गलत है तो उसका किसी ने विरोध किया, और विरोध किया तो वो बंद भी हुई। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं जैसे बंद हुई। पर आज भी बहुत सारी प्रथाएं परंपरा से हमारे अंदर विद्यमान हैं, और इसीलिए वो क्या बन जाती हैं, जब वो प्रथाएं ट्रेडिशन से हमको मिल रही होती हैं और उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता, तो वो बन जाती हैं रूढ़ी, स्टीरियोटाइप्स, हम जिसको कहते हैं रूढ़ियां। वो रूढ़ी में तब्दील हो जाती है कि अब रूढ़ी है, क्योंकि कुछ लोगों को उसके पीछे की वैज्ञानिकता या तार्किकता का पता है, उसके लिए वो रूढ़ी है। साधारणतया बहुत सारे अंधविश्वास आज भी चल रहे हैं जिनको उसकी वैज्ञानिकता का या तार्किकता का पता नहीं है। पर पता लगने के बाद में वो विश्वास जो आप अब तक करते आ रहे थे वो क्या बन जाता है, रूढ़ी बन जाता है या अंधविश्वास हो जाता है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काटने पर शुभ होता है, और बहुत अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट भी बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाते हैं। और इवन मनुष्य इतना वो है कि वो इंतजार करता है कि दूसरा निकल जाए ताकि उसका अनिष्ट हो जाए और मैं उस अनिष्ट से बच जाऊं। ऐसे ही आप देखें, घर से निकल रहे हैं और किसी ने छींक दिया तो घर वाले कहते हैं भैया रुक जाओ, कोई अनिष्ट की आशंका है। क्यों? क्योंकि असल में हमको उसके पीछे का जो वास्तविक कारण कार्य संबंध है, वैज्ञानिक संबंध है, वो हमने समझा ही नहीं। हमने दो गलत चीजों को कारण कार्य के संबंध में बांध दिया, और उस विश्वास को, उस धारणा को हमारे पूर्वजों ने हमें सौंप दिया और हम उसका पालन करते आ रहे हैं। पर वो आज एक्चुअल में वो क्या बन चुकी है, रूढ़ी बन चुकी है। क्लियर? अब मैंने नैतिकता का ये जो उद्गम आपको समझाया, और ये रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी, इनको बताया, इसके पीछे कारण ये है कि नीति शास्त्र की जब परिभाषा दी जाती है तो एथिक्स जो शब्द है, इंग्लिश में हम इसको एथिक्स कहते हैं, और नैतिक दर्शन भी कहा जाता है, मॉरल फिलॉसफी।
हम नीति शास्त्र की परिभाषा देते हैं तब हम इनका प्रयोग करते हैं। नीति शास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब नीति शास्त्र का उद्गम कब हुआ? नैतिकता का उद्गम तो मनुष्य जब पहली बार समूह में रहना जब उसने शुरू किया तब नैतिकता का उद्गम हुआ, पर उसके बाद नीति शास्त्र का उद्गम कब हुआ? तो कुछ विचारक, चिंतक, दार्शनिक जिन्होंने मनुष्य के व्यवहार में आने वाली इन प्रथाओं का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि ये इस समूह में या इस समाज में इस प्रकार की प्रथाएं हैं, इस प्रकार के रीति रिवाज हैं, इस प्रकार की परंपराएं हैं, तो उनका जब क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया गया कि किस प्रकार से ये समाज व्यवहार करता है, कर्म करता है और उसके पीछे किस प्रकार के नैतिक मानक या आदर्श या सिद्धांत या दृष्टिकोण मौजूद हैं, किस प्रकार का वैल्यू सिस्टम है। जब इसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित विवेचन प्रारंभ किया गया तब नीति शास्त्र अस्तित्व में आया। और ये विवेचन यदि हम भारतीय परंपरा में बात करें तो हमारे सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं वो वेद हैं, तो हमें वेदों में मिलता है। और यदि पाश्चात्य परंपरा में हम बात करें तो जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, यूनानी जो दार्शनिक हैं, वहां से हमें इसकी शुरुआत मिलती है नीति शास्त्रीय परंपरा की। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र का उद्गम और नैतिकता का उद्गम दो भिन्न चीजें हैं। साधारणतया जब हम इन्हें परिभाषित करते हैं तो भी हम गलती करते हैं। जब ये पूछा जाए कि नैतिकता की क्या परिभाषा है तो बात कुछ अलग होगी, और जब ये पूछा जाए कि नीति शास्त्र की क्या परिभाषा है तो बात अलग होगी। दोनों की परिभाषाओं में अंतर है। यहां पर थोड़ा सा मैं नीति शास्त्र की परिभाषा प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमने अभी बात की थी समूह की, कि जब मनुष्य ने समूह में रहना शुरू किया और कुछ नैतिक नियम बनाए। जब ये नैतिक नियम बनाए तब मनुष्य का ये समूह पहली बार क्या बना? समाज बना, सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी। समूह और समाज में जो अंतर है वो अंतर क्या है? हम उस स्थिति की कल्पना कर रहे हैं जहां पर लोग समूह में रहते थे, परंतु क्या थे? सबके सब अपने ही स्वार्थों में रत रहने वाले लोग थे। यदि ऐसी कल्पना करें कि सारा का सारा समूह अपने ही स्वार्थों में, अपने ही स्वहित में, अपने ही हितों में लीन है, तो क्या उस समूह को समाज कहेंगे? कि केवल अपने बारे में सोच रहा है, तो वो समूह झुंड के बराबर है, खाली झुंड है, समूह नहीं हो सकता। जैसे पशु पक्षी भी झुंड में या समूह में रहते हैं। कैसे रहते हैं? अपने अपने
स्वार्थ के कारण। जेनेटिकली इस ब्रह्मांड ने या प्रकृति ने हम कहें तो उनको इसी प्रकार का बनाया हुआ है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, साथ रहते, अपनी सुरक्षा के लिए। यदि उसी प्रकार का मनुष्य में भी है तो क्या हम मनुष्य के समूह को समाज कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। इसको समाज कौन बनाता है? इस समूह को, कि हमारी जो एक दूसरे के प्रति क्या है, कर्तव्य। मुझे, यदि मैं केवल अपने बारे में ही सोच रहा हूं और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा, तो मैं एक समाज का सदस्य न होकर एक समूह का सदस्य हूं खाली। मनुष्यों का जो समूह है उसमें पारस्परिक संबंध यदि स्वार्थमूलक है तो वो समाज नहीं है, झुंड है। वो समाज कब बनता है? जब उनके पारस्परिक संबंध कैसे होते हैं? कर्तव्य मूलक या मूल्यात्मक। उसमें स्वार्थ के साथ साथ परार्थ का, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ परार्थ का भी विचार जब आता है तो वो समूह क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। इसलिए स्वार्थ के स्थान पर हमें कहां जाना होता है? परार्थ में। और परार्थ में जब हम जाते हैं, दूसरे का भी सोचते हैं, दूसरे के भी बारे में विचार करते हैं, तो उसके प्रति अपने कर्तव्य का क्या कर रहे होते हैं? निर्वहन कर रहे होते हैं। इसीलिए समाज मनुष्यों के परस्पर कर्तव्य बोध मूलक या मूल्यात्मक संबंधों की व्यवस्था है। इसको मैं परिभाषित कर देता हूं, लिख देता हूं आपके सामने। जबकि समूह क्या होता है? स्वार्थ मूलक संबंधों की व्यवस्था होती है। और समाज जो है कर्तव्य बोध मूलक या मूल्यात्मक संबंधों की व्यवस्था। मूल्यात्मक संबंधों की व्यवस्था है, तब एक समाज बनता है। अब आप जब इस परिभाषा को पढ़ते हैं तो इस परिभाषा में एक शब्द आता है मूल्यात्मक, एक आता है कर्तव्य बोध। ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड हैं? नीति शास्त्र से। अर्थात जब एक समाज, एक समूह जब नैतिक बनता है तब वो समाज कहलाता है। अब यहां एक स्पेशल वर्ड आया है, मूल्य। ये भी आपके टॉपिक में है, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यूज के बारे में अलग से एक चैप्टर में बात करेंगे, पूरा एक टॉपिक होगा उस पर। यहां पर जब हम मूल्य की बात कर रहे हैं जब हम मूल्य की बात कर रहे हैं तो एक बात और निकल कर आती है। आप ने सबने
बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृति, कल्चर। बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, कल्चर का। कल्चर क्या होती है? कल्चर विभिन्न जो मूल्य हैं, उन मूल्यों की परंपरा को ट्रेडिशन ऑफ वैल्यूज, अब ये वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट टाइप के वैल्यूज हो सकते हैं। फिजिकल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, ये अलग अलग प्रकार के वैल्यूज हो सकते हैं। इनकी जो ट्रेडिशन है या इनका मूल्यों की जो सिस्टम है, उस व्यवस्था को, मूल्यों की व्यवस्था को या मूल्यों की परंपरा को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं। सामान्यतया लोग संस्कृति का जो अर्थ लगाते हैं वो वेशभूषा, परिधान, खान पान, इस प्रकार से हम मोटे तौर पर समझते हैं। पर एक्चुअल में संस्कृति जो है, इनके पीछे जो वैल्यू सिस्टम काम कर रहा है उसको हम संस्कृति कहते हैं। और वो संस्कृति मूल्यों की एक व्यवस्था होती है, मूल्यों की एक परंपरा होती है, जिसमें वैल्यू सिस्टम हम किस प्रकार का अडॉप्ट करते हैं। कोई संस्कृति इकोनॉमिक, फिजिकल वैल्यूज को वरीयता देती है, तो कोई संस्कृति स्पिरिचुअल वैल्यूज को, रिलीजियस वैल्यूज को वरीयता दे रही है, कोई मॉरल वैल्यूज को वरीयता दे रही है, कोई पॉलिटिकल वैल्यूज को वरीयता दे रही है। तो अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग वैल्यूज को वरीयता देती हैं। पर कुल मिलाकर संस्कृति जो है वो मूल्यों की एक परंपरा, मूल्यों की एक व्यवस्था होती है। और जिसे आप वास्तव में संस्कृति समझते हैं, सामान्यतः सभी लोग, ज्यादातर लोग, जो बाहरी परिवेश है उसको, उससे हम संस्कृति को परिभाषित करते हैं। जबकि जो बाहरी परिवेश है वो हमारे सभ्यता का पार्ट है, न कि संस्कृति का पार्ट है। मैं ये अंतर इसलिए समझा रहा हूं आपको क्योंकि ये समझे बिना नीति शास्त्र समझ में नहीं आएगा। तो सभ्यता क्या है? कि जिनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार का जो हमारा वैल्यू सिस्टम है या मूल्य की जो परंपरा हमारी चली आ रही, संस्कृति, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। जब हम उसको मूर्त रूप में, कॉन्क्रीट रूप में एक्सप्रेस करते हैं उन मूल्यों को, तो वो कहलाती है सभ्यता। जैसे आज हमारा जितना भी विकास है, तकनीकी, वैज्ञानिक या भौतिक, ये जिस प्रकार का भी हम देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन और ये सारा, ये हमारे किस वैल्यू सिस्टम की ओर इंगित करता है? आर्थिक, भौतिक मूल्यों की ओर। ये आर्थिक, भौतिक मूल्यों की ओर इंगित करता है। पर साथ ही मंदिर भी बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, हम स्पिरिचुअल कस्टम्स को निभा रहे हैं, कोई रिलीजियस कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। ये जो है, ये किसका पार्ट है? ये धार्मिक, आध्यात्मिक मूल्यों को हम वरीयता दे रहे हैं। इसके पीछे धार्मिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य है। पर वो धार्मिक, आध्यात्मिक जो मूल्य है वो तो संस्कृति का पार्ट है। और ये जो बाहर रूप में आपको दिखाई दे रहा है, अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है, ये महाकुंभ, ये सभ्यता का पार्ट, पर इसके पीछे
वैल्यू सिस्टम क्या काम कर रहा है, हमारा एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यू सिस्टम काम कर रहा है, दैट इज संस्कृति। तो सभ्यता और संस्कृति में ये भेद। संस्कृति मूल्यों का, संस्कृति अमूर्त होती है और सभ्यता उसका मूर्त रूप होती है। तो ये आज समाज, सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता का उद्गम, नीति शास्त्र का उद्गम, ये हमने पढ़ा। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो नैतिकता की परिभाषा और नीति शास्त्र की परिभाषा लेंगे और उससे आगे जो भी टॉपिक्स हैं उन पर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।